द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं राना अबरार खालिद साहब। राना साहब का ताल्लुक तो राजनपुर से है और इन्होंने अपने करियर का आगाज 1998 में मुल्तान से किया था। इनका कहना है कि ये रोजनामा जहान पाकिस्तान में काम करते थे और इमरान खान की गवर्नमेंट ने इनको उस इदारे से निकलवा दिया। उसके बाद एक जगह और इन्होंने जॉब शुरू की, वहां से भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो राणा साहब, क्यों इमरान खान की गवर्नमेंट जो है आपकी दुश्मन हो गई थी? क्या वजह थी उसकी? देखिए, इसमें यह है कि ये नवंबर 2020 की बात है। मैं एज ए सीनियर रिपोर्टर काम कर रहा था इस्लामाबाद में। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैं इकॉनमी जर्नलिस्ट हूँ और पाकिस्तान के मैंने 20 से ज्यादा बजट कवर किए हैं कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से। तो उस वक्त मेरे सोर्सेज ने मुझे एक स्टोरी दी, कुछ प्रूफ भी मुझे दिए थे, एविडेंस भी थे मेरे पास कि वजीर आजम इमरान खान ने तोशा खाना में बहुत बड़ी गड़बड़ की है, एक चोरी हुई है, वारदात हुई है। तो वो मैंने सारे सबूत देखे और चीजें देखी तो ये चीज साबित हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद बजाय इसके कि मैं वो स्टोरी सोर्सेज की बुनियाद पर फाइल कर देता या अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर फाइल करता, इससे मैंने बेहतर समझा कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हर पाकिस्तानी को हासिल है, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत मैंने एक आरटीआई रिक्वेस्ट सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को भेजी और उसमें मैंने 5 मखसूस सवालात किए जो कि इमरान खान को वजीर आजम का ओथ लेने वाले दिन 18 अगस्त 2018 से लेकर 20 नवंबर 2020 तक, ये इस अरसे के हवाले से मैंने सवालात किए कि वजीर आजम इमरान खान को गैर मुल्की दौरों के दौरान गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत व हुकूमत और से कितने गिफ्ट मिले। मैंने ये पूछा कि उन तमाम गिफ्ट्स में से वजीर आजम इमरान खान ने एज पर रूल ऑफ प्रोसीजर तोशा खाना कितने गिफ्ट रिटेन किए हैं और कितने गिफ्ट तोशा खाना में जमा कराए गए। चौथा मेरा सवाल था कि जो वजीर आजम इमरान खान ने तहाइफ रिटेन किए हैं, अपने पास रखे हैं, उनके अगेंस्ट एज पर रूल कितनी पेमेंट की गई है। पांचवा और सबसे अहम तरीन सवाल मेरा यह था कि जो पेमेंट की गई है वजीर आजम इमरान खान की तरफ से तोहफों की रिटेंशन के हवाले से, वो किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है। उसमें मैंने अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, ब्रांच नेम पूछा। तो मैं बताऊं कि राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत उसकी सेक्शन है 14। उसके तहत हर डिपार्टमेंट पाबंद है कि 10 वर्किंग डेज के दौरान मतलूबा इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को प्रोवाइड कर दे। लेकिन हुआ ये कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन की तरफ से मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, बल्कि मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला। नतीजतन इस एक्ट के तहत ये हर शहरी को हक हासिल है कि वो 10 दिन इंतजार करने के बाद पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील कर सके, और मैंने भी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील दायर की। वहां पर समात हुई, वहां पर बुलाया गया तोशा खाना के इंचार्ज डिप्टी सेक्रेटरी जो कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सॉरी प्रिंसिपल कहता हूं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी डेजिग्नेटेड थे, उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं ये इंफॉर्मेशन देना चाहते। तो उसमें कैबिनेट डिवीजन यानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2 इतराजात उठाए गए। उन्होंने कहा कि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, और दूसरा ये इतराज उठाया गया कि इससे ये अगर तहफ की तफसील हम बता दें तो जिन ममालिक के सरबराहान ने ये तहफ दिए हैं उन ममालिक के सरबराहान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनके ये इतराजात मुस्तरद कर दिए और डिटेल 8 पेजेस का फैसला जारी किया था, जिस पर तीनों कमिश्नर्स के दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आजम खान, जाहिद अब्दुल्ला और कमिश्नर फवाद मलिक।
उन्होंने ऑर्डर किया था, कमीशन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया कि 7 दिन के अंदर मतलूबा इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को, अपीलेंट को प्रोवाइड कर दी जाए, मगर उसके पर भी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने अमल दरामद नहीं किया। अच्छा, तोहफे कितने थे टोटल, और क्या ज्यादातर तोहफे जो हैं वो सऊदी अरब से आए थे, क्राउन प्रिंस की तरफ से, या किसी और सोर्स से भी आए थे? देखें, ये मैंने तो क्वेश्चन किया था रेंडम, उसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, सऊदी अरब के किंग के दिए हुए तहफ भी शामिल थे, जिनकी मैंने तफसील पूछी। बल्कि मैंने जब ये पूछा था कि जितने भी गैर मुल्की दौरे किए हैं और इनको तहफ मिले हैं, उन तमाम की तफसील फराम की जाए। तो फिर हुआ ये कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर पर भी अमल नहीं किया। ये ऑर्डर आया था 27 जनवरी 2021 को। उसके बाद 7 दिन मैंने क्या 7 दिन क्या 14 दिन मैंने इंतजार किया, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। फिर मैंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में मुख्तलिफ वक्फे के साथ 3 अमल दरामद की एप्लीकेशनें वहां पर जमा करवाई, और हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को लेटर लिखा गया और ऑर्डर किया गया कि ये इंफॉर्मेशन अपीलेंट को प्रोवाइड कर दी जाए। बिल आखिर सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने खुलेआम इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम ये इंफॉर्मेशन, रिटर्न में इनकार भेजा था, डिनाई किया था कि हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिर ये हुआ कि मई 2021 में मैंने राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के सेक्शन नंबर 20 के तहत पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और इंचार्ज तोशा खाना के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करवाई थी कि ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा, लिहाजा ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। उसके लिए जून 2021 में एक शोकाज नोटिस जारी किया गया सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशा खाना को। वो शोकाज नोटिस की डेट, हेयरिंग डेट थी 8 जुलाई 2021, और वहां पर डिप्टी सेक्रेटरी दोबारा पेश हुए थे तो उन्होंने चीट किया था कि ये इंफॉर्मेशन हम लेकर आए हैं, वो एक लिफाफे में बंद करके कागज देकर चला गया मेरे पहुंचने से भी पहले। उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग है, लिहाजा ये इंफॉर्मेशन है और ले लें। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे दिखाई तो वो इररेलीवेंट एक आम सा कागज था। तो फिर मैंने एक और एप्लीकेशन दे दी कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को डिप्टी सेक्रेटरी तोशा खाना ने डिसीव किया है, धोखाधड़ी से काम लिया है और एक इररेलीवेंट डॉक्यूमेंट देकर चले गए। अब ये था कि उसके ऊपर मुझे कमीशन ने कहा कि ये तीनों कमिश्नर बैठकर डेलिब्रेट करेंगे और इसका फैसला करेंगे। दर हकीकत सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को सजा या पेनल्टी होने वाली थी। तो सितंबर 2021 गालबन 20 तारीख है सितंबर की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी फेडरल गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के थ्रू एक रिट पिटीशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई थी, जिसमें उन्होंने स्टे मांगा था, हुक्म इम्तनाई मांगा था कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन को कलअदम करार दिया जाए। लेकिन स्टे तो नहीं मिला, उस पिटीशन की हियरिंग शुरू हो गई और आज के दिन उस पिटीशन की आज भी तारीख थी, पेशी थी। लेकिन अचानक मुझे मैसेज मिला गुज़श्ता रात को कि वो हियरिंग कैंसिल कर दी गई, जज साहब अवेलेबल नहीं है, जस्टिस मियां गोला सना औरंगजेब साहब, और लिहाजा अब उसकी नई डेट आएगी। अभी तक वो केस चल रहा है। अच्छा, तो उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे? अब भी वही हैं क्या? नाम क्या है उनका? जी, उनका नाम सरदार अहमद नवाज सुखेरा है। उस वक्त भी वही थे कैबिनेट सेक्रेटरी, और अब भी शुमाए किस्मत इस गवर्नमेंट में भी वही उसी ओहदे पर बरकरार और बरजमान हैं। वो, उनका बैकग्राउंड ये है कि अहमद नवाज सुखेरा एजुकेशन कॉलेज में पढ़ते थे। वो एतमाद के आदमी हैं इमरान खान के, इसलिए उनको कैबिनेट सेक्रेटरी लगाया गया था। लेकिन उनकी कारीगरी या उनकी स्किल्स देखें कि हुकूमत चली गई पीटीआई की, मगर मौजूदा हुकूमत में अब भी वो अपने ओहदे पर बरकरार हैं और मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं।
इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक शॉर्ट ऑर्डर भी जारी कर चुकी है, जिसमें क्लियरली हुक्म दिया गया कि इंफॉर्मेशन दे दी जाए। इंफॉर्मेशन का मतलब वजीर आजम इमरान खान के तहत की इंफॉर्मेशन जो कि मैंने मांगी थी वो दे दी जाए, मगर अब भी वो तौहीन अदालत करते हुए अपने ओहदे पर विराजमान हैं। दरमियान में मैंने उनको पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से पेनल्टी भी करवाई, उनको 1 महीने की तनख्वाह के बराबर पेनल्टी हो चुकी है, लेकिन वो डटे हुए हैं। ना तो उनकी तनख्वाह से ये पेनल्टी काटी गई और ना ही उनको ट्रांसफर किया गया, ना उनको किसी ने पूछा है। अच्छा राणा साहब, ये तोहफे जो हैं टोटल क्या इत्तला है आपकी, कितने में बिके? और फिर इमरान खान के कुछ साथी ये कहते हैं कि उन्होंने एक सड़क बनवाई थी जो उन्हीं के घर की तरफ जाती है, लेकिन उस पे सीडीए के जो फॉर्मर मेयर हैं, इस्लामाबाद के जो फॉर्मर मेयर हैं शेख अंसर अजीज, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने सिर्फ 30 लाख रुपए दिए थे उस सड़क के लिए जो बनी गाला जाती है। तो आपके पास क्या इत्तला है? जी, इमरान खान टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू में ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने अपने घर की सड़क, अच्छा ये मैं बता दूं एक बात कि वो जो सड़क बता रहे हैं वो इमरान खान के घर के अंदर की सड़क है, वो पब्लिक रोड नहीं है। पहली बात तो ये है, ये जरा क्लियर हो जाए। इमरान खान का घर जो है वो 300 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन एक एडिशनल रकबा भी है उसके साथ जो कि उनकी बहन के नाम पर है गालबन। तो ये कोई काफी सारा एरिया है, उसके अंदर की सड़क है जो दूसरे लोग यूज नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। उसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि जो तोहफा बेचकर रकम बची थी ये मैंने खर्च करके सड़क खुद अपने पैसों से बनवाई, और बड़ा क्रेडिट लिया था उस दौर में कि जी वजीर आजम होते हुए सरकार का पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि इस तरीके से सड़क बनवाई थी। बाद में शेख अंसर अजीज ने ये बात तो कही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 30 लाख रुपए की, लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं कि जब मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में, बल्कि मौजूदा हुकूमत क्या स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाया तोशा खाना के हवाले से, जिसमें यह कहा गया था कि जो तोहफे इमरान खान ने हासिल किए वो अपने असासों में जहर नहीं किए थे, जो सालाना एसेट डिक्लेरेशन जमा कराना होता है इलेक्शन कमीशन में। तो जब ये रेफरेंस की समाअत शुरू हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो इमरान खान के जो वकला हैं वो बैरिस्टर अली अली जफर, उन्होंने जो इमरान खान की तरफ से जवाब जमा करवाया था रेफरेंस का, उसमें उन्होंने ये बात इसका जिक्र तक नहीं किया कि हमने कोई सड़क बनवाई थी या नहीं बनवाई थी। लिहाजा ये बात उस तरीके से साबित शुदा नहीं है, ये महज एक दावा है। अभी तक इसके डॉक्यूमेंटल प्रूफ कोई भी साइड नहीं पेश कर सकी है, ना शेख अंसर अजीज साबिक मेयर इस्लामाबाद ने डॉक्यूमेंट लिखा है और ना इमरान खान की तरफ से ये डॉक्यूमेंट पेश हुए हैं। मगर हम मान भी लें तो फिर भी तो ये तो 30 लाख रुपए बता रहे हैं ना, और तहफ जो है वो पहले हमारा ख्याल था कि ये 1 अरब रुपए का स्कैंडल है, मगर रोज नई इतलात सामने आ रही हैं, रोज नई चीजें एक्सपोज हो रही हैं। अब ये स्कैंडल 2.5 अरब रुपए से भी ऊपर पहुंच गया है। आज अभी तक के अंदाजे के मुताबिक ये 2.5 से पौने 3 अरब रुपए का स्कैंडल है। अब इसमें बेशुमार तहफ हैं, कोई 200 से लगभग तहफ हैं छोटे बड़े, जो कि इमरान खान ने रिटेन किए। मैं एक बात बता दूं कि उनको जितने भी तहफ गैर मुल्की दौरों में मिले उन्होंने 100% रिटर्न किए। एक भी तोहफा उन्होंने तोशा खाना में जमा नहीं कराया, बल्कि हर चीज वो घर ले गए और हर चीज उन्होंने बेच दी। शकील साहब, बात ये 30 लाख रुपए की सड़क की नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बल्कि मैं आपके नाजरीन से सबसे ये सवाल पूछता हूं कि दुनिया की तारीख में कौन सा ऐसा वजीर आजम गुजरा है जिसने तोहफे बेचे हो? क्या आज तक किसी वजीर आजम ने तोहफे बेचे हैं? हाँ, तोहफे बिकते हैं। जिस तरह के हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहां पर आपने एक वीडियो भी देखी होगी नरेंद्र मोदी की कि वायरल है आजकल पाकिस्तान में
तो मैं तो जब उसको रिसर्च किया था, गूगल में जाकर देखा, तो मुझे सारी तफसील वहां से मिल गई कि वो जब वजीर आला गुजरात थे या वजीर आजम इंडिया बने, जो उनको तहफ मिलते थे हर साल उनका ऑक्शन होता था, और ऑक्शन से पहले कैबिनेट एक रिफाही प्रोजेक्ट मंजूर करती थी कि इस साल के, गुज़श्ता साल के जो तोहफे हैं, इनसे जो रकम वसूल होगी वो जी गुजरात के आर्फन्स की फलाह बहबूद पर खर्च होगी, वो जी बच्चियों के जहेज के लिए खर्च होगी, उसके लिए फलां जगह पुल बनाई जाएगी, उसके लिए किसानों को बीज फराम किया जाएगा, खाद फराम की जाएगी, या इतने नौजवानों को रोजगार फराम किया जाएगा। इस तरीके से तोहफे बिकते हैं। उसने दावा करता है, हमारा हालांकि दुश्मन मुल्क समझते हैं हम, कि वो दावा करता है कि उन्होंने एक तोहफा भी आज तक अपने पास नहीं रखा, घर नहीं लेकर गए, बल्कि तमाम तहफ का ओपन ऑक्शन हुआ। जब कोरोना था तो ऑनलाइन ऑक्शन होता रहा है वहां पर। और एक हमारा वजीर आजम है जिसने तोहफों का कारोबार शुरू किया, कि यहां पर बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि जी ये इखलाकी मसला तो हो सकता है, कानूनी मसला नहीं हो सकता। मैं इस तरह आता हूं, आपको बताता हूं कि कानूनी जुर्म कैसे हुआ है, कानून की खिलाफवर्जी कहां पर हुई है। कानून की खिलाफवर्जी ऐसे हुई है कि तोशाखाना रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफिस मेमोरेंडम के तहत जब भी पाकिस्तान का कोई भी हुकूमती ओहदेदार बैरून मुल्क दौरे पर जाता है और वहां उसकी मुलाकातें होती हैं वहां के सरबराहान के साथ, दूसरे लोगों के साथ, तो वजीर आजम या किसी भी वजीर या किसी हुकूमती ओहदेदार को जो तोहफे मिलते हैं, रूल्स के मुताबिक उस मुल्क में मौजूद पाकिस्तान का सफीर इस बात का पाबंद है कि वो तहफ की एक रिपोर्ट बनाकर तोशाखाना के इंचार्ज को भिजवाए। इमरान खान के मामले में किसी एक भी दौरे की रिपोर्ट वहां पर हमारे सफीर ने नहीं भिजवाई तोशाखाना के इंचार्ज को। आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि सफीर को पता ना हो? हालांकि ये टीवी स्क्रीन पर सब लोग देख रहे होते हैं कि जिस भी मुल्क का इमरान खान ने दौरा किया बतौर वजीर आजम, तो हमारा सफीर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए सबसे आगे खड़ा होता था और तमाम मीट के वही अरेंज करता होता है, वजीर आजम के आगे आगे हर जगह पर होता है, और फिर सी ऑफ करने में भी हमारा सफीर मौजूद रहा हर जगह पर एयरपोर्ट पर। तो ये तो हम मान ही नहीं सकते कि हमारे सफीर को खबर ही ना हो कि तोहफे मिले हैं। ये क्लियर ओपन फैक्ट है कि हमारे सफीर को धमकी देकर रोक दिया गया, तुमने कोई रिपोर्ट नहीं कर। ये सबसे पहली इलीगलिटी ये हुई है, और ये आपको आगे चलकर पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी इलीगलिटी थी, ये बगैर छोटी लग रही है। अब हम आते हैं आगे, जब वो तोहफ वजीर आजम लेकर आता है तो वजीर आजम ऑफिस का एक ऑफिसर होता है डेडिकेटेड, उसकी कस्टडी में होते हैं, और वो तोहफ तोशाखाना ले जाए जाते हैं, वहां रखे जाते हैं। 15 दिन के अंदर जो भी रेसिपिएंट है, चाहे वजीर आजम है या कोई और मिनिस्टर है, उसको हक हासिल है, रूल्स हक देते हैं कि वो रिटेन कर सकता है। लेकिन रिटेन करने के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है और उसके साथ अंडरटेकिंग होती है कि मैं रिटेन करूं और तमाम रूल्स की पाबंदी करूंगा। मगर इमरान खान के केस में यह हुआ कि वो तहफ सीधे बन्नी गला ले जाए जाते थे, तोशाखाना के स्टाफ में आज तक वो तहफ देखे ही नहीं है। मैं आपको इंकशाफ करूं कि तोशाखाना में उनकी स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन दस्तयाब ही नहीं है, क्योंकि वो तहफ सीधे बन्नी गला ले जाए जाते थे और फोन पर कह दिया जाता था कि फला 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 तोहफे हैं, इनकी रिटेंशन की कागजी कार्रवाई पूरी कर, और कोई एप्लीकेशन, कोई अंडरटेकिंग के बगैर वो रिटेंशन की कार्रवाई पूरी की गई। अब रूल्स कहते हैं कि जैसे ही एप्लीकेशन और अंडरटेकिंग मौसूल होगी तो तोशाखाने का जो इंचार्ज होता है डिप्टी सेक्रेटरी, वो एफबीआर को खत लिखेगा और ओपन मार्केट में खत लिखकर 2 अप्रेजर बुलाएगा, एक एफबीआर से कस्टम का अप्रेजर और एक प्राइवेट मार्केट का। वो आकर अप्रेजिंग करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे उस गिफ्ट का कि इसकी मार्केट प्राइस कितनी बनती है, इसकी असेसमेंट की जाती है। उसके बाद उसकी प्राइस
जो असेसमेंट होती है उनकी, तोशा खाने की एक कमेटी होती है, प्राइस एवेल्युएशन कमेटी उसको कहते हैं, वो दोनों अप्रेजर की असेसमेंट या अप्रेजल जिसको कहा जाता है, वो उस कमेटी को पेश की जाती है और कमेटी उसको एवेल्यूट करके एक प्राइस फिक्स करती है कि इस तोहफे की मार्केट प्राइस इतनी बनती है। अब इमरान खान के केस में यह हुआ है कि कोई अप्रेजल नहीं बुलाया गया, अप्रेजल हुई ही नहीं है, किसी एक तोहफे की भी नहीं हुई है, और ना ही कमेटी ने मंजूरी दी है, कमेटी बनाई नहीं गई। डिप्टी सेक्रेटरी जो था उसका नाम मोहम्मद आहद था, जो इंचार्ज था तोशा खाने का। उसने बैठकर टेबल पर जो दिल में आया मिनिमम कीमत मुकर्रर कर दी, और हमारी इतलात के मुताबिक अगर कोई तोहफा 1 करोड़ रुपए का था, उसकी 15 से 20 लाख रुपए कीमत मुकर्रर की गई। मैसिव अंडर वैल्यूएशन, अंडर प्राइसिंग हुई। उसके बाद हुआ ये कि 20% उस अंडर प्राइसिंग, अंडर वैल्यूड प्राइस का 20% जमा करवाया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, और हमारी इतलात के मुताबिक वो 20% जो तारकीकल मार्केट प्राइस का 2% था, अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, वो भी किसी और ने जमा करवाए हैं। उसके पीछे भी एक कहानी है कि वो किसने जमा करवाए। पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने तो पहले 15% या 20% होता था, वो दे के तो लोग तोहफा रख लेते थे। जरदारी साहब ने रखा, नवाज शरीफ ने रखा, गिलानी साहब ने रखा, लेकिन इमरान खान ने तो 50% कर दिया था। तो आप इस चीज का क्यों नहीं क्रेडिट देते उनको? जी, मैं जी बताता हूं आपको। पहली बात तो यह है कि बाकी पहले 15% भी पे होता रहा और 20% भी पे होता रहा, लेकिन मार्केट वैल्यू का 15 या 20% पे होता था। दूसरी बात यह है कि आज तक किसी साबिक सदर या वजीर आजम ने जो तहफ हासिल किए, सस्ते जरूर हासिल किए होंगे, लेकिन उन्होंने बेचे नहीं हैं। आज भी वो तहफ उनके पास मौजूद है। नंबर 3 यह है कि इमरान खान की हुकूमत ने दिसंबर 2018 में तोशाखाना रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफिस मेमोरेंडम में अमेंडमेंट की और रिटेंशन मनी या रिटेंशन फी 20% से बढ़ाकर 50% कर दी। लेकिन उसके बावजूद जो 2019 में इमरान खान ने तहफ रिटेन किए, जिसमें ग्राफ की घड़ी भी शामिल है, जो कि क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया ने दी थी, उसकी पेमेंट 20% की गई। वो सेट जो कि मशहूर जमाना हो गया है डायमंड सेट ग्राफ का, उसकी टोटल प्राइस 10 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई और इमरान खान की तरफ से 2 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। उन्होंने तो ये तो साबित हो गया है कि उन्होंने अपने ही बनाए हुए रूल्स की खिलाफवर्जी की, इसलिए हम क्रेडिट किस तरह दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो मार्केट प्राइस है उसके का मैसिव अंडर प्राइसिंग हुई है, मैसिव अंडर वैल्यूएशन हुई है। मार्केट प्राइस का जब आप कीमत ही 15 या 20% मुकर्रर करेंगे और फिर उसका भी 20% देंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इमरान खान ने क्या किया है। क्या माजी वालों ने, साबका हुक्मरानों ने जिन्हें तोहफे हासिल किए, क्या उन्होंने बाजार में बेचे? सवाल मिसकंडक्ट का सवाल तो यहां पर आता है कि आप अपने ओहदे, अपने अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले अपने सफीर को रोक दें ताइफ की रिपोर्टिंग से, उसके बाद आप अपने अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपने ओहदे के जरिए आप अप्रेजल ना होने दें, आप प्राइस एवेल्युएशन कमेटी ना बनने दें और 1 करोड़ रुपए वाले तोहफे की 15 से 20 लाख रुपए कीमत मुकर्रर करवाएं और उसका 20% जमा हो, और वो भी आप अपनी जेब से ना दें, बल्कि तोहफे रिटेन होने से पहले बिक जाते थे और खरीदार या ब्रोकर उनकी तरफ से वो 20% जो नॉमिनल था वो जमा कराया जाता था। तो ये एक पूरी अरेंजमेंट है, ये प्लानिंग नजर आती है कि हमने कैसे तोहफों का कारोबार करना है।
अच्छा, सरकारी जो पेमेंट्स होती हैं वो तो चेक के जरिए नहीं होती, तो इन्होंने चेक के जरिए पेमेंट क्यों नहीं करवाई? क्योंकि वो तोहफे पहले बिक जाते थे, तो पहले बुक हो जाते थे दौरा होने से पहले। वहां पर तो ये कहा जाता था कि ये अगला जो दौरा आने वाला है फलां दोस्त मुल्क का, इसमें जो तोहफे मिलेंगे वो कौन उठाएगा, वो लाट कौन उठाएगा। उस लाट उठाने का मतलब यह है कि उनके जो इर्द गिर्द किचन कैबिनेट थी, जो एटीएम थे उनके, उनसे कहा जाता था कि ये तोहफे आप ये लाट उठाएंगे, इनकी मार्केटिंग करेंगे, इनको आप बेचेंगे, लिहाजा जो रिटेंशन फीस है वो आप पे करेंगे, और जो मुनाफा हासिल होगा वो उसमें 50% इमरान खान का होगा, और बाकी 50% जो है वो जो साहब पैसे जमा कराएंगे उनका हिस्सा होगा, और दरमियान के जो चैनल मार्केटर वगैरह हैं वो उनका हिस्सा होगा। ये तो इस तरीके से खिलवाड़ किया गया, जो इज्जत हमें गैर मुल्की सरबराहान ने दी उसका। लेकिन राणा साहब, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं ना, वो ये कहते हैं कि जी उनके तोहफे थे, उनकी मलकियत में आ गए, अब उनकी मर्जी है, जो चाहें वो उनके साथ करें, बेच दें ना बेचें। जी जी जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बज़ाहिर हुकूमत जो पीटीआई के लोग हैं उनका मौकफ यही है कि जी हमने खरीद लिए थे, और बात यह है कि खरीद नहीं लिए थे शकील साहब, ये रिटेन किए गए थे। रिटेन का भी कोई कानून है, और इसकी भी कोई जो है ना पाबंदियां हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं रिटेन करने की। रिटेन करने के पीछे जो लॉजिक है वो रिटर्न लॉजिक है, वो भी मैंने निकला है कि दिस गिफ्ट इज मेमोरियस फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन रिसीव्ड बाय अ डिग्नेटरी, आई वांट टू कीप इट माई सेल्फ। आपको 20% या 50% पर जो रिटेन करने का हक मिलता है रेसिपिएंट को, वो दरअसल इसलिए होता है कि उसमें ये तोहफा उनको मिला था और ये अपने पास रखना चाहते हैं। रिटेन करने वाले गिफ्ट को आप बेच देंगे तो इसका क्या मतलब है? ये कैसे मुमकिन है कि रिटेन आपने बाय नहीं किया है, आपने परचेज नहीं किया है, बल्कि रूल्स में लफ्ज रिटेन लिखा हुआ है। गवर्नमेंट, मैं आपको बताऊं कि एज ए इकोनॉमी जर्नलिस्ट इन चीजों से मैं बड़े अच्छी तरह से आगाह हूं। गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड है उसमें 3-4 टर्मिनोलॉजी यूज होती है: एक्वायर, प्रक्योर, बाइंग, परचेजिंग, रिटेनिंग। एक्वायर की जाती है चीजें, खासतौर पर लैंड एक्वायर की जाती है, और भी चीजें होती हो सकती हैं, लेकिन लैंड एक्वायर की जाती है कि जब गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहीं पर बनाने के लिए जाए तो सेक्शन 4 लगाकर मार्केट प्राइस पर वो लैंड या दूसरी चीज हो कोई तो रिटेन कर ली जाती, सॉरी एक्वायर कर ली जाती है। अब मैं आपको एक्वायर की एक मिसाल दूं। फर्ज करें कि वफाकी हुकूमत कहीं पर किसी सूबे में कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, सपोज के अस्पताल या कॉलेज बनाना चाहती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दी और डिप्टी कमिश्नर सांगड़ ने सपोज 4 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली सेक्शन 4 लगाकर, मार्केट रेट पर पेमेंट हो गई लैंड ओनर को। लेकिन बाद में किसी भी वजह से फॉरेन फंडिंग ना होने की वजह से, किसी भी वजह से हुकूमत ने वो एक्वायर शुदा जमीन के बावजूद वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया और कॉलेज या हॉस्पिटल वहां नहीं बन सका है। और 2-3 साल या 5 साल बाद सूबाई गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जमीन फेडरल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी, हम इसी जमीन पर अपने फंड से, सूबाई हुकूमत के फंड से अगर कॉलेज बना लें या हॉस्पिटल बना ले तो अच्छी बात होगी। मैं आपको बताऊं कि फेडरल गवर्नमेंट की एक्वायर शुदा वो लैंड फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट को नहीं बेच सकती। अगर बेचेगी तो साबका लैंड ओवर हाई कोर्ट में चला जाएगा, और हाई कोर्ट वो जमीन वापस साबका ओनर को दे देगी, इस शर्त पर के जो हासिल शुदा पैसे थे वो वापस कर दे हुकूमत को। तो इसके कोई रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं होता, कोई पैरामीटर होते हैं। इसी तरह मतलब है कि बाइंग और चीज है,
प्रोक्योरमेंट और चीज है उस पर। अच्छा, हर टर्म के ऊपर हुकूमत के अलग अलग लॉज और रूल्स अप्लाई होते हैं। प्रोक्योरमेंट के ऊपर पेपर रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन बैंक के ऊपर नहीं होते। अच्छा राणा साहब, तो लिहाजा ये जो चीज है कि आप रिटेन करते हैं अपने पास रखने के लिए कि ये मेरे लिए यादगार है। सही। अच्छा राणा साहब, इस पे जो है आपको इल्म है, आपको भी उन्होंने बुलाया था, शाहजेब खानजादा ने एक दो शोज किए हैं और उस पे इमरान खान ने ये कहा था कि मैं जियो को अदालतों में घसीटूंगा, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं यूएई और इंग्लैंड की अदालतों में जाऊंगा। तो अब तक वो अदालत में नहीं गए, क्या वजह है इसकी? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में किसने लिख कर दिया है, किसने सर्टिफिकेट दिया है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने तो इमरान खान को जियो टीवी पर और एक दूसरे चैनल पर रिक्वेस्ट की थी कि जनाब इमरान खान साहब, आप दुबई और दूसरे मुल्कों में जब जाएं, लेकिन आपकी हुकूमत ने, उस वक्त आप वजीर आजम थे, एक रिट पिटीशन तोशा खाना के हवाले से दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का ताइफ की डिटेल फराहम करने का ऑर्डर मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए। वो रिट पिटीशन आज भी जेर समात है, अब भी जेर समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब के पास, और आज उसकी डेट थी जो कि कैंसल हो गई। मैंने इमरान खान को रिक्वेस्ट की थी कि 28 नवंबर को उसकी समात होगी, आप बराए मेहरबानी वहां पर आ जाएं, क्योंकि वो तो आपकी हुकूमत का किया हुआ केस था, मैं भी वहां पर मौजूद हूंगा। और शाहजेब खानजादा साहब को अदालत बुला लेगी या बुला ले, चलो आप नहीं बुलाते, अदालत के कहने पर नहीं आते, मैं बुलाऊंगा, मैं उनको कहूंगा, जाकर रिक्वेस्ट करूंगा, शाहजेब साहब आप आ जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी होने दें। किसी और जर्नलिस्ट को बुलाना है तो उसकी भी मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं उनको बुलाकर ले आऊंगा कोर्ट के रूबरू। आप आ जाएं। इमरान खान साहब को मैं अब भी कहता हूं कि उसकी डेट निकलेगी, हम एप्लीकेशन देते हैं, मैं और इमरान खान मिलकर, कि जल्दी सारे इसकी डेट फिक्स की जाए और इसको सुना जाए, और वहीं पर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बाहर जाते हैं? यही तो अदालतें हैं जो इमरान खान को रिलीफ देती रही है, और उस वक्त वो अच्छी थी, आज बुरी हो गई हैं। वो कहते हैं मुझे पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के लोगों से वोट मांगते हैं और अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता उनको, ये कैसी बात हो गई? मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू थू। जी, मेरी जब भी बात होती है पीटीआई के सपोर्टर से, इमरान खान के जो फैंस हैं, तो वो बात करते हैं जी पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, पहले जो प्रेसिडेंट थे, वो भी तोहफे ले जाते थे। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई इमरान खान का जो हाई मॉरल ग्राउंड था उसका क्या बना? और सर ये बताइएगा कि जिना सुपरमार्केट में ये कहा गया कि गोल मार्केट है, वहां पे ये तोहफे बेचे गए, वहां पे मेरी जो मालूमात है वहां पे तो ऐसी कोई शॉप नहीं है जो करोड़ों का बिजनेस कर सकती हो। ये क्या स्टोरी है जो गोल मार्केट में जाके तोहफे बेचे गए? कौन से तोहफे वहां बेचे गए थे? शकील साहब, आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आए हैं? जी जी यकीनन आए होंगे जी या लाहौर प्रेस क्लब में भी जाकर खाना खाया होगा। जी जी तो प्रेस क्लब में जो खाने की रसीद है वो भी थोड़ी ऑफिशियल फॉर्म में होती है। जो हम 10 रुपए की चाय का कप लेते हैं प्रेस क्लब में, उसकी जो पर्ची होती है वो भी थोड़ी ऑफिशियल फॉर्म में होती है। आपने टीवी पर रसीद देखी थी कि 5 करोड़ 10 लाख रुपए की रसीद है, हाथ से लिखी गई है, उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, कोई रेफरेंस नंबर नहीं है, कोई एनटीएन नंबर नहीं है, कोई सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उस शॉप का जो करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है, और स्टैंप नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी रसीदें तो मैं आपको बताऊं कि जितनी आप मुझे कहें मैं आपको पैदा कर दूंगा। बल्कि इत्तेफाक से पाकिस्तान में एक जगह मैं मौजूद था, ये 2014 की बात है, मैं आपको बताता चलूं। इत्तेफाक से मैं वहां पर उस ट्रेवल एजेंसी के ऑफिस में मौजूद था जब इमरान खान का धरना चल रहा था पार्लियामेंट के सामने। आपको याद होगा कि अचानक एक खबर बलौनक हुई थी, ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि राना सनाउल्लाह ने मुल्क से भागने का फैसला कर लिया, और एक
एयर टिकट टीवी पर दिखाया गया था। राणा सनाउल्ला उस वक्त वजीर कानून दाखिला पंजाब थे। तो उस वक्त इत्तेफाक से मैं उसका यानी शायद हूं कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में बैठा था, कुछ लोग आए और उन्होंने 3 से 4 लोग थे, उन्होंने पैसे देकर लंदन का राणा सनाउल्ला का एयर टिकट बुक करवाया था। और उनके इत्तेफाक वो बाद में प्रिंट आप निकाल लीजिएगा, उस सीएनएससी नंबर राणा सनाउल्ला का लिखा हुआ है, लेकिन मोबाइल नंबर जो है वो राणा सनाउल्ला का नहीं था। ये ऐसे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में रोज तैयार होते हैं। बात यह है कि अब कहते हैं वो जो शॉप की रसीद दिखाई गई, वो शॉप बेच गई थी, नए ओनर हैं, वो कहते हैं जी हमें पता नहीं है। मतलब है कि ऐसा भी होता है। ये जहां से घड़ी बनवाई गई थी ग्राफ की, ये ग्राफ का सेट था, ये मास्टरपीस है, ये बहुत कीमती है। आपको जल्द ही नैब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है इस मामले की, जल्द ही आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। ये जिस कंपनी से बनवाई गई थी उसी कंपनी को ये घड़ी बेची गई दुबई में, और किसी को नहीं बेची गई। ये जो दावेदार आ रहे हैं ना, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, सारे मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। साफी जितने भी साफी हैं, रिपोर्टर हैं, एंकर पर्सन हैं, सब मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। लेकिन आपको पता है ना कि ये जो हमारी ब्रेकिंग न्यूज की जल्दी होती है, यही हमें ले डूबती है कि आज ही मैंने झंडा गाड़ना है, आज मैंने ब्रेकिंग न्यूज देनी है, कल का मैं इंतजार नहीं कर सकता, पता नहीं क्या हो जाएगा। कि मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि मैं 2 बार नैब में गया, नैब ने मुझे इनवाइट किया था कंसल्टेशन के लिए। नैब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही सारी की सारी ए से जी तक स्टोरी आ जाएगी। इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ा केस बनेगा। और मैं भी आपको पीटीआई के अंदर की बात बताऊं कि जब वहां पर जो कोर टीम है पीटीआई की, वहां बात होती है तो वहां पर लोग कह रहे होते हैं कि ये एक ऐसा मामला है जिसका हम जवाब आज तक नहीं तैयार कर पाए। तो आप ये कह रहे हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो इस पे मजीद इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जल्दी वो एक एक्सपोजे करेंगे। तो इमरान खान को इसी केस पे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। अब वो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करवाने के लिए? देखें, डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट तो एक रेट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई पहले ही दायर कर चुकी है, वो जेर समात है। उसमें एक पार्शल रिलीफ भी लिया था कि जिमनी इलेक्शन, वो जो इमरान खान की सीट खाली हुई नाअहली की वजह से मियांवाली में, उसका जिमनी इलेक्शन रुकवा दिया, लेकिन नाअहली खत्म नहीं हुई ताहाल। अब एक और पिटीशन पीटीआई की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की गई है, नाअहली को चैलेंज किया गया है। वो तो नाअहली का मसला है जी, वो तो इलेक्शन कमीशन का मसला है। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर मिसकंडक्ट साबित होता है और नैब एक्ट का सेक्शन 4 लागू होता है। नैब अपने कानून के सेक्शन 4 के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है, जो कि अभी केस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगी तो उसकी इंक्वायरी की मंजूरी होगी और फिर रेफरेंस बनेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें जो कि सस्पेंस है, नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने पर सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा और होशरुबा इंकशाफात। और कब तक ये नैब की रिपोर्ट आ जाएगी? तकरीबन मेरे ख्याल में इस पर 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि जो गिफ्ट है वो बाहर से मिले हैं और जिन कंपनियों के मैन्युफैक्चर्ड हैं वो गिफ्ट, वो कंपनियां भी मल्टीनेशनल हैं, उनके साथ कॉरस्पॉन्डेंटशिप में और दूसरे तकाजे पूरे करने में तकरीबन 3 महीने लग जाएंगे। अच्छा, दुबई में एक साहब हैं जिनको जियो ने दिखाया था, उमर नाम है उनका, वो कहते हैं जी ये घड़ी जो थी और भी शायद तोहफे उनके पास हैं, वो जो क्रेडिबल है क्लेम कि नहीं है क्रेडिबल? इसके ऊपर मैं शकील साहब कुछ नहीं कहूंगा। मैं समझता हूं कि ये स्टोरी मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं हो सकती, लेकिन ये नामुकम्मल है, ये इनकम्प्लीट स्टोरी है जो बहुत जल्दबाजी में लाई गई।
अगर इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद वर्क कर लिया जाता, थोड़ी मजीद इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती तो ज्यादा बेहतर होता। अगर 2 दिन 4 दिन के बाद ब्रेक करते तो मैं समझता हूं कि ज्यादा मिच्योर तरीके से ये स्टोरी सामने आती। तो अब आपकी क्या असेसमेंट है, कितने % चांसेस हैं कि इमरान खान जियो के खिलाफ या शाहजेब खानजादा के खिलाफ अदालत में जाएंगे, पाकिस्तान में, यूएई में या यूके में? शकील साहब, इसको भी 2 हफ्ते गुजर चुके हैं ना, इमरान खान के ऐलान को भी 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, इसके आसार तक नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा मैं तो यही कह सकता हूं कि इसके चांसेस ना होने के बराबर हैं, इसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं। और फिर मैं इंसिस्ट करूंगा, मैं इस बात पर इसरार करूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की हुकूमत का अपना दायर किया हुआ केस चल रहा है, वहां पर आए और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अच्छा राणा साहब, कोई फाइनल थॉट्स, कोई ब्रीफली अगर आप कोई ऐड करना चाहें? मैं यही कहूंगा मुख्तरन आखिर में कि पीटीआई के जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, बाकी पार्टियों के सपोर्टर भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। मैं सिर्फ बहुत सारे जो पीटीआई के दोस्त हैं उन्होंने मेरे खिलाफ बड़ी ट्रोलिंग की, ट्विटर पर, दूसरे सोशल मीडिया पर बड़ी गालियां निकाली, बड़े इल्जामात लगाए। और हमारे एक लाहौर के दोस्त हैं कि मैंने, किसी और ने मुझे बताया कि वो आरिफ हमीद भट्टी साहब उनका नाम है, पता नहीं किस चैनल में है अब, पहले तो एयरवाई में थे। उनके दोस्त ने मुझे कहा कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि तोशा खाना केस पर मौजूदा हुकूमत ने 60 करोड़ रुपए खर्च किए। तो भट्टी साहब से मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो ये बात करने से पहले मुझे एक फोन कर लेते, कि पूछ लेते कि भैया 60 करोड़ रुपए में से तुम्हें कितना हिस्सा मिला है, तो मैं उनको बुला लेता और सब कुछ दिखा देता कि मेरा मोटरसाइकिल कितने करोड़ रुपए का है, और मेरे पास मोबाइल कितने करोड़ों रुपए के हैं, और मैं जिस किराए के घर में रहता हूं इस्लामाबाद के एक मजाफाती इलाके में, वो उसका मंथली किराया कितने करोड़ों रुपए का है। तो वो उनको सारी चीजें समझ आ जाती। लेकिन मसला यही है कि हमने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलानी होती है और कोई रेटिंग के चक्कर होते हैं। तो मैं पीटीआई के दोस्त जो ट्रोलिंग करते रहे, मेरे सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इंसान हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूं कि किसी को भी अवतार मत समझें। आप अगर कहेंगे कि इमरान खान की कोई लालच नहीं, कोई गलती नहीं कर सकता, तो ये आप गैर फितरी बात कर रहे हैं। आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट खुद करें कि अब यूं ये जो दोहरे म्यार होते हैं ना, ये डबल स्टैंडर्ड तो ना अपनाएं कि अगर हमारे सियासी मुखालिफ ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो वो जुर्म है, और अगर हमारे लीडर ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो कोई बात नहीं जी, चलो खैर है। ये चलो खैर नहीं होती है। कानून सबके बराबर के लिए एक जैसा बराबर होता है, इखलाकियात सबके लिए एक जैसी बराबर होती हैं। शकील साहब, बहरहाल मैं समझता हूं कि इखलाकियात भी कोई चीज है, किसी चिड़िया का नाम है, हमारे सोसाइटी की बुनियाद है इखलाकियात। कि ये एक बहुत बड़ी बात हुई है कि हमारे वजीर आजम ने दीगर दोस्त मुल्कों के सरबराहान के दिए हुए तोहफे, जो कि उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए तोहफे दिए गए थे, वो सरे बाजार बेचे हैं, नीलाम किए हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान को दी गई इज्जत नीलाम की गई है। खुदारा इसके ऊपर कुछ सोचिएगा, सिर्फ पार्टी पार्टी ने खेलिएगा। जी राणा साहब, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एक शख्स की गलती जो है वो दूसरे शख्स की गलती का जवाब नहीं बन सकती। टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए राइट। तो हमारे पीटीआई के दोस्तों को भी इसको समझना चाहिए। और फिर खान साहब जो है, जो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करते रहे, वो तो कायम ना रही फिर इस तरह। जी बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच राणा साहब। अल्लाह हाफिज।